The information given in these two paragraphs we have already covered in the previous chapter biological classification. तो अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको पिछला चैप्टर रेफर करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता ही रहता हूँ अपने ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कि मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ जो एक चैप्टर में यूनिक होते हैं। रिपीटेडली जो प्रीवियस चैप्टर में आ चुके हैं पॉइंट्स उन्हीं को हाईलाइट इसलिए मैं नहीं करता रहता क्योंकि रिवीजन के टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं ये पॉइंट्स। अगर सिर्फ यूनिक पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलेंगे हम हर चैप्टर में तो रिवीजन इफेक्टिवली एफिशिएंटली होता रहेगा। बहुत कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे क्योंकि हम रिपीटेडली सेम पॉइंट्स को रिवाइज नहीं कर रहे। तो इसलिए ये इट इज़ वेरी क्रूशियल टू हाईलाइट ओनली यूनिक पॉइंट्स इन अ चैप्टर। तो इस चैप्टर में इन दो पैराग्राफ्स को अगर छोड़ दें तो तीसरा पैराग्राफ है जो यूनिक पॉइंट्स कैरी करता है चैप्टर का, ये उससे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स which influence the classification system. So whether it be the artificial or the natural system of classification, these were angiosperms only जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को। इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है दोस्तों, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने प्लांट्स को साइंटिफिकली क्लासिफाई करना शुरू किया, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने शुरू करे, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ प्लांट्स अगर कोई थे तो वो एंजियोस्पर्म्स ही थे। एंड दिस इज़ इवन ट्रू नाउ आल्सो। हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में कि एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये मैं कोई जनरल नॉलेज पॉइंट नहीं बता रहा आपको, याद रखना है आपको, ये डाटा वहाँ पे गिवन है कि एंजियोस्पर्म्स की स्पीशीज सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये रीज़न था कि एंजियोस्पर्म्स ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को, जो क्योंकि साइंटिस्ट को जब क्लासिफाई करना होता था प्लांट्स को तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्लांट्स उनको मिलते थे खोज करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन डाटा यानी नोमेनक्लेचर इटीसी डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स अवेलेबल थे वो एंजियोस्पर्म्स ही थे। सो ये हमने रीज़न देखा कि कैसे एंजियोस्पर्म्स ने ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters. तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स जो आप देख के पता लगा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स। इस हैबिट से जुड़ा एक और कैरेक्टर होता है जिसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट होता है एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ द प्लांट, की प्लांट किस एरिया में पाया जाता है, उसकी जियोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है और उसके अराउंड एनवायरनमेंट कैसा है। एक्सटर्नल लोकेशन उसको हैबिटेट बोला जाता है। और हैबिट होती है एक्सटर्नल अपीरियंस ऑफ द प्लांट, कैसा दिखता है प्लांट, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है कि वो हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, चीज़ क्या है, वो कैसा प्लांट है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसको हैबिट बोला जाता है। तो ये मैंने डिफरेंस बताया आपको हैबिट और हैबिटेट का। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स यूज़ करे थे आर्टिफिशियल सिस्टम्स ने, जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, इट दीज वर कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज आर एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। तो ये कुछ नाम उसने बताए हैं, दो ही हैं सिर्फ, एक तो लीव्स के बारे में और एक हैबिट के बारे में, याद रख लीजिए इन दोनों को। Earliest classification systems were based mainly on vegetative characters और on the androecium structure। तो ये दोनों दे दिया उसने, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो नाम लेके बोल दिया, लेकिन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जब उसने बोला तो इससे हमें समझ आना चाहिए दीज आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो
फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव वॉल के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है और कैलिक्स और कोरोला आते हैं वेजिटेटिव वॉल के अंदर। सो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर कहने से उनका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं इनसाइड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लीनस ने दिया था और इनको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद आया था नेचुरल सिस्टम। अब ये तो हमें याद रह जाएगा कि अर्लीस्ट सिस्टम्स जो थे क्लासिफिकेशन के वो आर्टिफिशियल थे, क्योंकि इनका नाम कुछ एक जैसा राइमिंग हो रही है अर्लीस्ट की और आर्टिफिशियल की। लेकिन ये लीनस ने दिया था, ये हमको कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए हमें जाना होगा पिछले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमें जाना था कि लीनस ही थे वो जिन्होंने फर्स्ट टाइम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम सिस्टम, प्लांटेन एनिमेलिया थे उसमें। तो लीनस ने ही जब किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहली बार दिया था तो इसी को उसने यहाँ पे बोला है कि आर्टिफिशियल सिस्टम थे वो। तो फर्स्ट टू किंगडम सिस्टम वाज आर्टिफिशियल एंड इट वाज गिवन बाय लीनस। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनस। आई नो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स और एनिमल्स की वो एरिस्टोटल ने दी थी, पिछले चैप्टर में बताया गया है। तो लीनस कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। किंगडम सिस्टम वो सबसे पहले लीनस ने दिया था। एरिस्टोटल ने सिर्फ साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया था, किंगडम सिस्टम नहीं दिया था। सो दैट्स वाई लीनस ही यहाँ आएगा जो आर्टिफिशियल सिस्टम जिसने सब पहले बार दिया था। These artificial systems separated closely related species, only closely related species, since they were based on a few characteristics। जो few characteristics इनमें यूज़ किए गए थे प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए, वो यहाँ देखे आपने हैबिट और लीव्स के बारे में। लीव्स की कलर, नंबर और शेप, तो दो ही हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो याद रखना बहुत आसान है, बिल्कुल याद रखिए आप। habit and it is about leaves, three things about leaves: colors, number and shapes। देखो अगर कैरेक्टर्स इन सिस्टम्स ने बहुत कम लिए हैं, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी उनको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को क्लासीफाई कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि जैसे हम एग्जांपल लें एल्गी का और जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स का, तो एल्गी के अंदर ये कैरेक्टर्स लगा के देखिए आप, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव। एल्गी के अंदर लीव्स होते ही नहीं है, तो क्लासीफाई कैसे करोगे उनको ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स? ये हो ही नहीं पाएगा क्लासिफिकेशन। दैट्स वाई उसने बोला कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को जिनमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, लीव्स के रिलेटेड जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो जिनमें पाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्लासीफाई कर पाए ये आर्टिफिशियल सिस्टम। इसलिए बोला गया है कि सिर्फ कुछ ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को का क्लासिफिकेशन हो पाया आर्टिफिशियल सिस्टम के द्वारा, बिकॉज मोर एंड मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर नॉट टेकन हेयर, ओनली अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इन आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इवन एल्गी के बाद जो ब्रायोफाइट्स आए उनके अंदर भी आपको ट्रू लीव्स देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ भी लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो उनको भी क्लासीफाई नहीं किया जा सकता इन आर्टिफिशियल सिस्टम्स के द्वारा। और टेरिडोफाइट्स में जाके आपको ट्रू लीव्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से ये लग सकता है आर्टिफिशियल सिस्टम। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेपरेट हो पाई इससे। Another disadvantage, so it was a disadvantage of artificial system classification. Another was it gave equal weightage to vegetative and sexual or reproductive characteristics. This is not acceptable since we know that vegetative characters are more easily affected by the environment। तो ये लाइन कैसे समझ में आएगी हमको? आर्टिफिशियल सिस्टम्स ने इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी कुछ ही मिनट्स पहले। यहाँ पे देखिए और लिखा गया है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, और जहाँ पे लगा दिया उसका मतलब इक्वलिटी होता है, दिस और दिस। तो इक्वल वेटेज उसने दी, तो ये तो हमने पहले भी देख लिया। लेकिन ये फैक्ट कि
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव। ये फैक्ट हमको यहाँ से समझना है। तो नेचर का ये रूल होता है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स यानी रिप्रोडक्शन इज मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेशन फॉर अ प्लांट। नेचर चाहती है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल प्लांट का बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये एक फैक्ट होता है। नेचर वांट्स प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस मोर देन द इट्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। लेकिन अगर आपको ये नेचर का रूल याद नहीं हो रहा है, इजीली समझ में नहीं आ रहा, तो इस कोई बात नहीं, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा ये। क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। ये हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पे हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स with respect to environment or the location of the plants, modification of roots, leaves and stems। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जो मॉडिफाई हो रहे हैं यानी अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट। ये हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी में। तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से याद रहने वाला है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ही अफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। और दूसरी बात, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं एक फिनोमेना प्लास्टिसिटी। उसमें भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज होते हैं विद टाइम एंड विद द लोकेशन ऑफ द प्लांट्स। तो वहाँ भी देखेंगे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। तो ये डेफिनेटली दो दो चैप्टर से आपको याद हो जाएगा कि दीज आर द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ओनली विच आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है इस पैराग्राफ से। एज अगेंस्ट दिस, अब आए नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम की कमी को पूरा कर रहे हैं। हमने देखना है कि कौन सी कमियां रहेगी आर्टिफिशियल में, तो ये उन्हीं को पूरी करेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल थे तो बेस्ड होने ही चाहिए नेचुरल एफिनिटीज़ पे। ऐसे ईजिली याद हो जाएगा आपको ये। एंड दे कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर यानी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, बट आल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये याद रखना है आपको कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने आर्टिफिशियल वाले की सिर्फ कमियों को पूरे किया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी यानी एक्सटर्नल फीचर्स थे, तो वो तो थे ही नेचुरल में। इसके अलावा इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आप माइक्रोबायोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसमें प्लांट के पार्ट्स की डिटेल स्ट्रक्चर होती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप होता है, उनकी हेल्प से अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लेवल पे क्लासिफिकेशन की जाती है प्लांट्स की। यहाँ देखिए सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नली विजुअल मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी आप इनको बोल सकते हैं, जो आंखों से देख के पता लगाए जा सकते हैं। एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। तो कमी पूरी करी ना इसने आर्टिफिशियल सिस्टम में जो आई थी उसको, उसने सिर्फ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, यहाँ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। दूसरी बात, उसने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे कंसीडर किया था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यहाँ अनाटमी को भी इंक्लूड करा जा रहा है। तो अगेन एक और कमी पूरी करी आर्टिफिशियल सिस्टम की। और दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ये राइमिंग वर्ड्स हैं, एम्ब्रायो एंड फाइटो। तो ऐसे आपको याद रह जाएंगे ये दोनों कैरेक्टर्स भी। तो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के। एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मैंने आपको बताया कि वेदर इट बी आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, बोथ ऑफ देम आर वेरी मच मोर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स का ही सबसे बड़ा रोल रहा है इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो वही है फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ये नाम याद रखिए।
आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज गिवन बाय लिनस, मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है, और बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है ये। At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between organisms are acceptable। तो ये लाइन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि ओवर द टाइम एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाने की कोशिश की गई है विच मस्ट इंक्लूड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आल्सो। तो पिछले चैप्टर्स में देखी जा चुकी है ये लाइन। This system assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा जा सकता है कि लेट्स से टेक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मंकीज। These two groups of animals have same order, so they are similar at the level of they are included in the same taxa at the level of order, it is primata। प्राइमाटा ऑर्डर होता है मंकीज का और ह्यूमंस का भी, तो इन दोनों का सेम ऑर्डर हो गया। तो यहाँ बोला है कि सेम ऑर्डर का कॉमन एंसेस्टर होगा। तो कॉमन एंसेस्टर क्या हुआ प्राइमेटा का? इट वुड बी मेमेलिया क्लास, द हायर लेवल ऑफ टैक्सा, उससे जो ऊंचा टैक्सा है, इट वुड बी कॉमन एंसेस्टर। तो मंकीज और ह्यूमन बींग्स इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर हुआ मैमल्स। द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लास लेवल is the common ancestor for the organisms in the same order। so same taxa at a lower level, higher level of taxa उनका common ancestor होता है, ये बात बोली गई है यहाँ पे। and it of course so evolutionary relationships, दैट्स वाई उसके नीचे यहाँ बोला गया है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस आर अवेलेबल। सो ये जो फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऑफ कोर्स जो सबसे पहला इसमें चीज़ यूज़ की जानी चाहिए वो फॉसिल एविडेंस ही होना चाहिए। दो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये फॉसिल एविडेंस ही बताएगा उनका, उससे ही कैरेक्टर्स मैच किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो एड इसमें यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर क्लासीफाई करने के लिए, इट मस्ट बी फॉसिल एविडेंस। अगर ये अवेलेबल नहीं है तब जाके हम दूसरे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनके बारे में नीचे यहाँ डिस्कस किया गया है। इनमें से पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑल वर्ड। तो हमने पीछे पढ़े थे दो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड मैक्रोबायोलॉजी, यानी ग्रॉस एक्सटर्नल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी माइक्रो लेवल पे कैरेक्टर्स की स्टडी और मैक्रो लेवल पे। तो यहाँ पे आल की बात की गई, यानी इट्स अ एडवांस्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करे गए हैं बोथ माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। तो ये ऑल वर्ड याद रखिए यहाँ पे। number and codes are assigned to all the characters and then data is processed in this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, एक एक कैरेक्टर को डिटेल में पढ़िए इसको। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर और कोड्स दिए जा रहे हैं सारे कैरेक्टर्स को, तो इससे जाहिर बात है कि हर एक कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी को बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, जैसे कि 150 किसी को नंबर दे दिया, किसी को 200 दे दिया, ऐसे नहीं है। नंबर और कोड से सीरीज में दिए जाते हैं इनको, फिर उनको डाटा को प्रोसेस किया जाता है, मतलब सीक्वेंशियल इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो ये बात हमें समझ में आती है कि कैसे हर एक कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस इक्वल होती है, बिकॉज दे आर असाइंड इक्वली एंड सीक्वेंशियली
विद नंबर एंड कोड्स। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंशियल नंबर या कोड दे दिया गया, ऐसा नहीं है, सीक्वेंशियल वे में ऐसा किया गया। तो ऐसे इक्वल इंपॉर्टेंस है हर एक कैरेक्टर की। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टडीड। तो यहाँ पे टेंस ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स है। ये आप कैसे याद रखें? तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में एन यू से ये नाम स्टार्ट होता है एंड 100 के अंदर यू एन आता है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि दीज आर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, एन यू और यू एन से। तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए आपको। दूसरा है इनमें साइटो टैक्सोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सो साइटो वर्ड इज एसोसिएटेड विद सेल। तो ऐसा आपको लग सकता है कि यहाँ पे सेल के बारे में कुछ होगा, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं है, इस भ्रम से बाहर निकलिए। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम से रिलेटेड ओनली। तो सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया जो लिया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए वो क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है। एंड क्रोमोसोम के अंदर तीन ही चीज़ें होती हैं, तीनों यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है जिससे क्लासिफाई किया जा सकता है क्रोमोसोम्स को। दीज आर नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के। स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम की डिफरेंट होती है, और बिहेवियर यानी कि उनका डिफरेंट सेल डिवीजन के टाइम पे कैसी अपीयरेंस होती है उनकी, उसको बिहेवियर कहा जाता है कि कैसे सेल डिवीजन में एक्चुअली डिटेल में हम पढ़ते हैं इस बिहेवियर वाले कैरेक्टर को, that how chromosomes behave during different stages of cell division। तो नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स एसोसिएटेड है क्रोमोसोम के साथ। ये तीनों पढ़ते हैं हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अंडर। तो ये आपको मिसकंसेप्शन दूर करना चाहिए कि साइटोटैक्सोनॉमी सेल्स के बारे में कुछ बताती है, नहीं। इसको ऐसे याद रखिए, सेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है इट इज़ न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रोमोसोम्स। तो ऐसे साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ये हमको फिर हेल्प करती है इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ये होता है साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर क्रोमोसोम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। याद रखिए, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीमोटैक्सोनॉमी लास्ट बचा। ये एड्स जो हम यूज़ कर रहे थे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए, लास्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। इट यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स। तो प्लांट्स के लिए ये यूज़ होती है, ये तो हमें याद ही रह जाएगा क्योंकि प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर तीनों का जिक्र आता है। तो प्लांट्स के लिए होता है ये कीमोटैक्सोनॉमी। एज द वर्ड सजेस्ट, chemo, it is associated with chemical, so that's how it analyzes the chemical constituents of the plants to do the work of taxonomy। सो ये थे तीन एड्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स विच आर यूज टू स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जब यहाँ से स्टार्ट होती है रियल स्टडी ऑफ दिस प्लांटे किंगडम। सबसे पहली इसमें जो डिवीजन हमारे पास आती है इट इज़ एल्गी। आपने पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर की किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के नीचे आता है डिवीजन प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर आता है फाइला। तो फाइला और डिवीजन आर एट द सेम लेवल ऑफ टेक्सा। तो पहला डिवीजन है प्लांटे के अंदर एल्गी। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी जनरल पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया जो सब जानते ही हैं। देखिए एल्गी आती है प्लांटे के अंदर, तो ये क्लोरोफिल बीरिंग तो होगी ही। सारे प्लांट्स जाने जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्लोरोफिल तो इसके अंदर होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दैट्स वाई मैंने ये हाईलाइट नहीं करा। दूसरा ऑटोट्रोफिक नेचर ऑफ एल्गी, ये भी मैंने हाईलाइट नहीं करा बिकॉज सारे प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं और एल्गी प्लांटे के अंदर ही आता है। दैट्स वाई मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं करा।
This strategy you should definitely follow. Highlight only those points which are unique and not general points. इसमें जो यूनिक पॉइंट है ये है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है अलगी की। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑर्डिनरी प्लांट्स जो हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं उनमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि लीव्स होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन एल्गी, दैट्स वाई इसको सिंपल बोला गया है। सिंपल स्ट्रक्चर होती है एल्गी की। सिर्फ इसमें एक मेन प्लांट बॉडी पाई जाती है थैलोइड, इसके अलावा लीव स्टेम्स रूट जैसी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, इसलिए सिंपल बोला इसको। लार्जली एक्वाटिक, ये तो हम देखने ही वाले हैं डिटेल में। एल्गी को क्लासिफाई किया गया है इन 3 क्लासेस, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो उन तीनों में आपको ये तक याद रखना है कि कौन सी फ्रेश वाटर होती है और कौन सी मराइन होती है। तो ये तो हमें याद रह ही जाएगा कि ये फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में पाई जाती है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट आल्सो। तो मेनली क्या है, लार्जली याद रखना है आपको कि एक्वाटिक थी। तो ये जनरल भी पॉइंट होता है एवोल्यूशन का, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो एल्गी सबसे पहले प्लांट्स थे, इवोल्यूशन में सबसे पहले आए थे। तो दैट्स हाउ दे ओरिजिनेटेड इन वाटर। सो लार्जली एक्वाटिक होती है एल्गी, एंड कुछ और हैबिटेट्स में भी पाई जाती है, आपको बताया गया आगे। ये भी मिलता जुलता ही है इससे, जो पहला हैबिटेट था एल्गी का उससे ही मिलता जुलता, जैसे मॉइस्ट जोन है, यानी मॉइस्चर यहाँ भी है। सॉइल्स के अंदर भी जहाँ मॉइस्चर पाया जाता है वहाँ एल्गी आपको मिलेगी। और वुड्स के अंदर भी, क्योंकि शेडी एरियाज होते हैं, वहाँ भी मॉइस्चर पाया जाता है। यानी वाटर मस्ट इज़ अ मस्ट फॉर अ प्लांट। ऑफ कोर्स एल्गी इज़ अ प्लांट, एंड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर कितना एसेंशियल होता है ये आप जानते हैं, पढ़े हुए हम इसको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, इसको हम पिछले चैप्टर में देख के आए हैं, इसको लाइकन बोला जाता है, द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी। एंड यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ सम ऑफ देम ही बोला गया है। तो सम यहाँ पे इस ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि पीछे हम देखा है कि दे आर लार्जली एक्वाटिक। पहले हमने देख लिया है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी की लोकेशन क्या होती है, कहाँ ओरिजिनेट हुए, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। तो ओनली सम ऑफ देम आर फाउंड एल्सवेयर ऑन लोकेशंस, लाइक एसोसिएशन फंजाई लाइकन बोला जाता है। और एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, ओन लिखा है देखिए। सो ऑफ कोर्स एल्गी डोंट ग्रो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ये ऊपर ही पाई जाएगी। तो ओन स्लोथ बियर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, IUCN मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको मिल जाएगा। ये रेड लिस्ट जारी करता है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें वनरेबल ऑर्गेनिज्म और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वहाँ से, उस चैप्टर से आपको पता लगा IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, और यहाँ पे आपको ये नाम मिल गया स्लोथ बियर। तो इन दोनों के बीच में लिंक आपको एस्टेब्लिश करना आना अब चाहिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है स्लोथ बियर, ये वनरेबल ऑर्गेनिज्म घोषित किया गया है IUCN के द्वारा, रेड लिस्ट में आता है ये। सो ये लिंक आपको एस्टेब्लिश करना आना चाहिए बिटवीन 2 चैप्टर्स, इंफॉर्मेशन गिवन इन 2 चैप्टर्स, उसको लिंक करना आपको आना चाहिए। ये पीछे भी हम कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। ऊपर उसमें एक पेज है फैमिली के आसपास है, स्पीशीज़ और फैमिली जहाँ पे डिफाइन गया है। तो स्पीशीज़ वाले पैराग्राफ के अंदर आपको एक नाम दिया गया है सोलानम मेलेंजीना, और उसके नीचे वाले में ब्रिंजल आपको दिया गया। तो इन दोनों के बीच में लिंक आपको एस्टैब्लिश खुद से करना था कि सोलानम मेलेंजीना को ही ब्रिंजल बोला जाता है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दोनों इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन थी, लिंक आपको करना आना चाहिए था। तो वो तो बात थी विद इन अ चैप्टर,
यहाँ पे ऐसे भी लिंक्स आपको मिलेंगे जो दो डिफरेंट चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन होगी और उसको आपको कंबाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ गिवन था स्लोथ बियर नाम यहाँ पे गिवन था, और IUCN क्या होती है, रेड लिस्ट जारी करती है, ये आपको बायोडाइवर्सिटी में गिवन था। तो इन दोनों को लिंक करके ये क्वेश्चन बन रहा है कि स्लोथ बियर IUCN ने एज अ वल्नरेबल ऑर्गेनिज्म घोषित किया हुआ है, तो ये याद होना चाहिए आपको। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल देख ही रहे हैं हम कितने टाइप की होती, तो इसलिए मैंने इस हाईलाइट नहीं किया है हाईली वैल्यू को। इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म लाइक वोलवॉक्स, तो ये याद रखना आसान है। वोलवॉक्स के अंदर पहले आ रहा है वोल, और कोलोनियल के अंदर पहले आ रहा है कोल, तो वोल कोल ऐसे आप याद रख सकते हैं। वोलवॉक्स होता है, और फिलामेंटस फॉर्म होती है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स का आपको डायग्राम भी आगे गिवन है कि ये फिलामेंटस होती है, तो देख के याद हो जाएगा वो। एंड स्पाइरोगायरा होती है फिलामेंटस। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं इन द लिविंग वर्ल्ड। 3 फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। फिलामेंटस कैरेक्टर्स पाया जाता है उन ऑर्गेनिज्म में जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो 3 ऑर्गेनिज्म थे जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने पढ़े थे, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस एंड फंजाई। इन तीनों में फिलामेंटस फॉर्म्स होती है जिसके कारण ही ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो उस लिस्ट में इसको इंक्लूड कर लीजिए स्पाइरो वगैरह को। यूलोथ्रिक्स आप आगे पढ़ने वाले हैं, डायग्राम से आपको याद रह जाएगा कि ये फिलामेंटस होता है। स्पाइरो वगैरह उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए कि ये भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करता है और ये फिलामेंटस होता है, वहाँ पे ऐड करना आपको ये। A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies। तो ये kelps जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनसाइड मराइन एल्गी, जिसको फायोफाइसी बोला जाता है, तो मराइन एल्गी ही होती है ये, तो ये तो वहाँ पे याद हो ही जाएगा आपको। एंड दे फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ये भी आपको याद होना चाहिए आगे से, क्योंकि वहाँ पे दिया गया कि दे फॉर्म प्लांट्स ऑफ ओवर 100 मीटर्स, इतने बड़े होते हैं, तो ये मैसिव प्लांट बॉडीज होती हैं, आगे चल के आपको याद हो ही जाएगा। एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, तो तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। बहुत डाइवर्सिफाइड है इसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के द्वारा होता है। एक्चुअली प्लांट्स के अंदर ये जो दोनों टर्म होती है ना, वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता। एनिमल्स में सिर्फ ए सेक्सुअल टर्म यूज़ की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन मैं कुछ जनरल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, ये मिलने वाली है इन द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर, उसमें पता लगेगा आपको कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल टर्म्स कब और किसके लिए यूज़ करनी है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव और एसेक्सुअल इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती हैं, और ये देखने को भी मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी इसकी यहाँ पे। तो फ्रेगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे एल्गी की बात हो रही है, क्या होता है इसमें हम ऑलरेडी देख आए हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, बिकॉज थैलस इज द body organization of algae, it is the body form of algae, so that's why each fragment develops into a thallus which represents the body of the algae। asexual reproduction is by different types of spores, हम देख ही चुके हैं। मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स होता है, हम जानते हैं कि ये मोटाइल होता है, ये भी हम पिछले चैप्टर में देख आए हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड, दैट्स वाई मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है यहाँ पे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, ये बात भी हम जानते हैं पिछले चैप्टर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स
प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो ये तो बचपन से ही आप जानते हैं, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ते हैं आप, तभी आप बायोलॉजी ली है आपने। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। गैमेट्स की अब आगे कैरेक्टर्स दिए हैं कि किस टाइप के हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर, तो सिमिलर गैमेट्स को आइसो गैमेट्स बोला जाता है। आइसो वर्ड आप जानते हैं, सेम के लिए यूज करते हैं। तो सिमिलर यानी आइसोगैमेट्स फ्लैजिलेटेड हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर। तो फ्लैजिलेटेड के अंदर FLA या फ्ला आ रहा है यहाँ पे, और यूलोथ्रिक्स के अंदर L आपको देखने को मिल रहा है, ये L। तो फ्लैजिलेटेड के अंदर 3 L हैं और यूलोथ्रिक्स के अंदर एक L आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि फ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट्स होते हैं यूलोथ्रिक्स में, और स्पाइरो वगैरह में कोई L नहीं देखने को मिल रहा है आपको, इसलिए यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट्स होते हैं यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं स्पाइरो वगैरह में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और इनको बोला जाता है आइसोगैमेट्स। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, तो यहाँ पे डिसिमिलर वर्ड आ रहा है, तो एग्जांपल इससे याद आपको हो जाएगा यूडोरिना, इसके अंदर भी डी आ रहा है। तो यूडोरिना के अंदर हमको एन आइसोगैमेट्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और इनको बोलते हैं एन आइसोगैमेट्स। तो ऐसे आपने एग्जाम्पल लर्न किया डिसिमिलर इन साइज से यूडोरिना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, अब ये तीसरा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। 3 टाइप होते हैं, हम ऑलरेडी देख आए हैं पिछले चैप्टर के अंदर, आइसो, एन आइसो और ऊगैमस, ये तीनों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी वर्ड आते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, अब जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, ये हम जानते भी हैं ह्यूमंस से ही, क्योंकि ह्यूमंस का जो फीमेल गैमेट होता है एग, वो भी नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म होता है जो उसके पास जाके फर्टिलाइजेशन करता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है, स्टेशनरी, नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है। ऐसा ह्यूमंस में भी होता है एक्चुअली। एग लार्ज होता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म कैरी करता है एज कम्पेयर टू स्पर्म, तो डेफिनेटली ये याद रह जाएगा आपको। एंड द स्मॉलर एंड द मोटाइल गैमेट इज, या ऑफ कोर्स मेल गैमेट होता है, या मेल गैमेट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, वो चल के जाता है फीमेल गैमेट के पास, एंड इस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन को बोलते हैं ऊगैमस। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, इस वर्ड फोक्स से आप याद रख पाएंगे। F यहाँ स्टैंड्स फॉर फ्यूकस एंड O स्टैंड्स फॉर ऊगैमी, ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, एंड X यहाँ पे वोल्वोक्स से आपको याद रह जाएगा कि वोल्वोक्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इस फोक्स वर्ड से आप याद रख सकते हैं ऊगैमस किन स्पीशीज के अंदर पाया जाता है। ये वैसे समझ में आने वाली बात भी है कि जो जितना लार्ज होगा यानी बड़ा होगा, हैवी होगा, वो नॉन मोटाइल ही तो होगा, वो चल फिर नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादा हैवी है वो। और स्मॉलर यानी लाइट वेट वाला जो गैमेट होगा, इट मस्ट बी मोटाइल। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि स्मॉलर मोटाइल होना चाहिए मेल गैमेट, और लार्जर स्टैटिक होना चाहिए। यहाँ पे जो याद करने की बात थी, प्रैक्टिकल नहीं थी, वो ये थी कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है या मेल गैमेट, वो मैंने ह्यूमंस की एनालॉजी से आपको बता दिया कि कैसे याद रखना है इसको, वरना हैवी स्टैटिक होता है और स्मॉलर मोटाइल होता है, ये तो प्रैक्टिकल बात थी। अब आगे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गीज के, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फाइफासी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी, इन तीनों के एग्जांपल्स डायग्राम्स इनके यहीं देख लेते हैं। इवन तो हमने आई नो पढ़ा नहीं है उनको, लेकिन इस पेज को छोड़ नहीं सकते। ऐसे एग्जाम्पल्स को यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से, और इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल थ्री टाइप ऑफ एल्गीज वो हम आगे देखने वाले हैं। एनसीईआरटी ने सीक्वेंस में इसको यहाँ रखा है, तो इसलिए हमको
छोड़ना नहीं चाहिए इसको, पहले ही समझ लेना चाहिए इनको ही। तो पहले ग्रीन एल्गी का एग्जांपल आप देख के आए हैं, वॉलवॉक्स होता है, एक्चुअली वहाँ गिवन नहीं है कि ये ग्रीन एल्गी होती है। आगे हम देखेंगे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स में वॉलवॉक्स मिलेगा, तो देख के आप ये जब डायग्राम्स जाएंगे एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगी, और सब कुछ ग्रीन दिख रहा है आपको इसमें, तो वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी होता है, डेफिनेटली याद रहने वाला है आपको ये। और वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म होती है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे याद रखना है। इसमें ये चीज़ देखिए कि पेरेंट कॉलोनी कौन सी होती है और डॉटर कॉलोनी कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, नंबर भी पूछा जा सकता है। तो ये जो बड़ी वाली कॉलोनी आपको दिख रही है ग्रीन कलर्स में, इसको पेरेंट कॉलोनी बोलते हैं, और ये छोटे जो इसके अंदर है कॉलोनीज आपको दिख रही हैं, इनको डॉटर कॉलोनी बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स बाय द मींस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये प्रोड्यूस की गई हैं। तो ये नंबर भी आपको पूछा जा सकता है, ये याद रखिए, 1, 2 और 3 आपको डॉटर कॉलोनीज इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, और एक पेरेंट कॉलोनी। तो ऐसे डायग्राम देके आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी पेरेंट कॉलोनी और कितनी डॉटर। तो एक पेरेंट कॉलोनी है यहाँ पे और 3 डॉटर कॉलोनीज हैं, ये याद रखिए वॉलवॉक्स के लिए। आगे है यूलोथ्रिक्स, जो कि एक फिलामेंटस फॉर्म होती है। अब ठीक से देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों ये फिलामेंटस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंट्स यानी फिलामेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक डाउट जो सबके मन में जा सकता है कि ये स्पाइरोगायरा नहीं है, यूलोथ्रिक्स है, ये कैसे हम याद रखें, क्योंकि स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस होता है, तो ये यूलोथ्रिक्स ही है, तो ये कैसे हमें याद रहेगा, क्योंकि डायग्राम देके पूछा जा सकता है कि इसको नेम करिए, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो तब दो एग्जांपल आपके सामने होंगे, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों ही फिलामेंटस होते हैं। आप कैसे ऐसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये यूलोथ्रिक्स ही है। तो इसमें पीछे एक वर्ड आ रहा है थ्रिक्स, एंड एक वर्ड इसके लिए आपको याद रखना होगा ब्रिक्स। तो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ईंटों के जैसे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं, ब्रिक्स से यूलोथ्रिक्स आपको याद रह जाएगा। तो दिस इज यूलोथ्रिक्स नॉट स्पाइरोगायरा, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। दूसरे फिर एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल्स ब्राउन एल्गी के, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। पहला है लैमिनेरिया, तो इसके अंदर इसका नाम लैमिनेरिया है, डायग्राम से आपको कैसे पहचानना है ये देखिए। लैमिनेरिया के अंदर लमाइना आ रहा है, एंड आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ने वाले हैं कि एक लीफ का जो जो बड़े वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको लमाइना बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस प्लांट ये लीफ ही है, ये फ्रोंड जो है इसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बोला जाता है, जो लीफ ही होता है। तो फ्रोंड मैंने लीफ ही होनी, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका लीफ है यानी फ्रोंड है, तो दैट्स वाई इसका लमाइनेरिया नाम हो गया, यानी लमाइना मोस्ट ऑफ द पार्ट है इसका। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें 2 और पार्ट्स होते हैं, स्टाइप और होल्ड फास्ट। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अभी के लिए। फ्यूकस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी। तो ये फ्यूकस, इसका नाम कैसे याद रखा जाएगा, तो ऐसे याद रखिए आप, इसमें जो फ्रोंड होता है वो परफोरेटेड होता है, यानी फटा हुआ होता है जगह जगह से, आप देख सकते हैं। तो फ्रोंड जिसमें फटा हुआ होता है उसको फ्यूकस बोला जाता है, ऐसे आप याद रखिए, एफ एफ एफ, फ्रोंड फटा हुआ फ्यूकस के अंदर। तो ऐसे ये डायग्राम आपको याद हो जाएगा कि फ्यूकस का होता है। अगेन इसमें भी होल्ड फास्ट और तीनों ये जो लेबलिंग्स हैं इनके बारे में 5 IC में आता है, तो वहाँ देखेंगे कि होल्ड फास्ट और फ्रोंड क्या चीज़ है। ऑफकोर्स मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रोंड तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। तीसरा है डिक्टियोटा, इस ये सबसे इजी है इसका नाम याद रखना। इसमें बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे डिक्टियोटा नाम याद रह जाएगा आपको। एंड एक जो खास बात है इसमें तीसरे डिक्टियोटा में जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है फ्यूकस और लेमिनेरिया से, इट इज़ दैट
होल्ड फास्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। वैसे आपको स्ट्रक्चर ये थोड़ी थोड़ी लग सकती है होल्ड फास्ट जैसी, लेकिन ऐसा है नहीं। होल्ड फास्ट जो चीज़ होती है एक फाइव के अंदर, ये हेल्प करती है उसको सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, यानी ज़मीन से को पकड़े रखने में जो चीज़ हेल्प करती है, इट इज़ होल्ड फास्ट। एज द नेम आल्सो सजेस्ट, इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल। आप देख भी रहे हैं कि जैसे ऊबड़ खाबड़ कुछ शेप है इसकी होल्ड फास्ट की, ऐसे हेल्प करती है ये ज़मीन से जुड़ने में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऐसे कर्वेचर्स बने हुए हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, प्लेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इससे हमें पता लगा कि ये होल्ड फास्ट नहीं है, इट इज़ टाइप। द मिडल ऑर्गन ऑफ, एक्चुअली नॉट ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है इसमें। मिडल पार्ट पहले होता होल्ड फास्ट, फिर स्टेप और फिर फ्रॉन्ड। इसमें यहाँ पे लेबलिंग अगर आपके पास आ जाए डिक्ट योटा की, तो इसको होल्ड फास्ट मार्क नहीं करने का रीज़न मैंने आपको दे दिया कि इसमें ऐसे कर्वेचर्स नहीं बने हुए हैं जैसे होल्ड फास्ट में होने चाहिए सॉइल से चिपकने के लिए, तो ये स्टाइप होगा। अगर लेबलिंग आपको आ जाए, तो मैंने आपको बताया कि स्टाइप इसको कैसे याद रखा जाएगा। स्टाइप बीच वाला पार्ट होता है और ऊपर तो फ्रंट होता ही है। तो ये देखिए हमने ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के प्लांट्स की स्ट्रक्चर। अब बचता है रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में पहला एग्जांपल है पोरफायरा। इसमें सिर्फ आपको फ्रंट दिख रहा है और पोरफायरा के अंदर फायरा आ रहा है पीछे वर्ड में। तो फायरा से फ्रॉन्ड आपको याद रह जाएगा कि जिस प्लांट के अंदर सिर्फ फ्रॉन्ड ही फ्रॉन्ड आपको दिखता है, तो उसका नाम होगा पोरफायरा। फायरा से फ्रॉन्ड आपको याद रह जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया। तो इसमें आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो पोली का मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन टू, उसको पोली बोलते हैं। एंड सिफोनिया से आप यहाँ से याद रखना आपको ब्रांचेस, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, उसको पोली सिफोनिया प्लांट बोलेंगे। तो ऐसे याद रखिए इन सारे एग्जांपल्स को। अगर डायग्राम्स आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी, द थ्री क्लासेस ऑफ एल्गी। अब सीधे पढ़ते हैं उन तीनों एल्गीज को। उसके पहले जनरल इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ आपको एल्गी का, वो देख लेते हैं। At least half of the total CO2 fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis। तो ये समझना बहुत आसान है कि ऐसा क्यों होता है कि आधी के लगभग, आधी से ज़्यादा ही बोल लीजिए, CO2 फिक्सेशन अकेली एल्गी करती है। तो ये समझना आपको ऐसे आसान होगा कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो धरती होती है, पृथ्वी पे मोर देन 70% वाटर होता है और 30% से भी कम के अराउंड लैंड एरिया होता है। एंड हम पढ़ के आए हैं अभी अभी कि लार्जली एक्वाटिक होती है एल्गी। बाकी सारे प्लांट्स तो ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, लेकिन एल्गी लार्जली एक्वाटिक होती है। दैट्स हाउ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस पे पानी के अंदर वो पाई जाएगी, सो दैट्स वाई उसका फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएगी तो कंट्रीब्यूशन भी CO2 फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा होगा। दैट्स हाउ आपने ये याद रखा कि क्यों मोर देन हाफ, एटलीस्ट हाफ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट हाफ तो होता ही है CO2 फिक्सेशन में कंट्रीब्यूशन एल्गी का। they increase the level of dissolved oxygen in their in immediate environment। तो of course photosynthesis से O2 ऑक्सीजन रिलीज होती है और CO2 फिक्सेशन होता है। तो दैट्स वाई ऑक्सीजन तो बढ़े ही उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे एल्गी पाई जाएगी। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे प्राइमरी जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये एक्चुअली हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स प्राइमरी सेकेंडरी जैसा कुछ नहीं होता। प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर होते हैं। इकोसिस्टम चैप्टर से हम जानते हैं कि कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही होता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं होता। तो ये जो वर्ड है प्राइमरी, इसका मतलब यहाँ पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो हिरार्की ऑफ लेवल्स नहीं है जो इकोसिस्टम में पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी।
प्राइमरी का मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम देख के ही आए हैं पीछे ही, अभी एक लाइन पढ़ी है हमने कि सबसे ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं इट इज़ एल्गी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसर्स भी एल्गी होंगे, तो ऑब्वियस बात है ये। फिश फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही होते हैं वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, एक्चुअली प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो कि सारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं। तो बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फूड इन द मैक्सिमम अमाउंट, सो सबके लिए जो फूड का इंतज़ाम करने का जिम्मा जिसके सिर है वो एल्गी ही हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, हम जानते हैं रेड एल्गी होती है, लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी होती है, सारगैसम ये भी ब्राउन एल्गी होती है, आगे हम पढ़ेंगे, आर अमंग 70 स्पीशी ऑफ मराइन एल्गी विच आर यूज्ड एज फूड। तो मराइन से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि फायोफाइसी है, नहीं, जो रेड एल्गी होती है हम जानेंगे जब हैबिटेट पढ़ लेंगे हम, ये भी मोस्टली मराइन एनवायरनमेंट में ही पाई जाती है। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दोनों इनका बेस्ट प्लेस ऑफ लोकेशन जहाँ पे पाई जाती है एनवायरनमेंट, वो मराइन एनवायरनमेंट ही होता है। सो दैट्स वाई रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, पोरफायरा रेड एंड लैमिनेरिया सार्गैसम ब्राउन, दे आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो ये 70 वर्ड कैसे याद रहेगा आपको? तो अभी हमने देखा था कि 70% स्पेस पे धरती पे वाटर पाया जाता है, और जहाँ पे एल्गी होती है तो उस इंफॉर्मेशन से आप याद रखें कि 70 स्पीशी ऑफ मराइन एल्गी होती हैं। ये तो आपको ऑफ कोर्स जानते ही हैं कि मराइन एल्गी जो मराइन एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो रेड और ब्राउन होती है, यानी पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गैसम होंगी। 70 स्पीशीज कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, तो ब्राउन और रेड दोनों मराइन ही होती हैं, तो हम जानते ही हैं अभी। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स विच आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। ये जो कोलोइड वर्ड है इसको हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। कोलोइड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इनकी सब्सटेंस होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है हाइड्रोकोलोइड्स, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद दिस वर्ड हाइड्रोकोलोइड्स। इसके एग्जांपल याद रखने हैं आपको। एल्गिन ब्राउन एल्गी है और कैरागिन रेड एल्गी है। ये कैसे याद रखें? देखें, जो कैरागिन में दो दो जगह आर आ रहा है तो इससे याद हो जाएगा कि रेड एल्गी है। और एल्गिन एक कंपोनेंट होता है एक्चुअली ब्राउन एल्गी का, तो ये तो आगे हम देखने ही वाले हैं, तो ब्राउन एल्गी ऐसे याद रह जाएगा। तो दे आर यूज्ड कमर्शियली, तो देखा ही हमने कि हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस कर किए जाते हैं इन एल्गी के द्वारा, विच ऑफ कोर्स हैव अ कमर्शियल यूज वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस के फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है। आगे है अगर, विच इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो ये दोनों रेड एल्गी होती हैं एंड अगर इन दोनों से प्रोड्यूस किया जाता है। आगे आने भी वाले हैं ये दोनों एग्जांपल्स, याद रखना आसान है। देखो, अगर में जी आ रहा है और यहाँ भी इन दोनों के नाम में जी है, तो ऐसे याद रह जाएगा कि इन दोनों से प्रोड्यूस होता है अगर। अगर का यूज़ कहाँ पे होता है? आइसक्रीम और जेलीज के अंदर। तो जे और जी ये दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि अगर का इस्तेमाल जेलीज और आइसक्रीम में होता है। और इट इज़ आल्सो यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के लिए, खाने के लिए अगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। क्लोरेला
unicellular alga rich in proteins is also used as food supplement even by space travelers। तो जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, उनके खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पहले तो मात्रा में थोड़ी हो और उनको एनर्जी बहुत काफ़ी टाइम तक मिलती रहे। ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई क्रूशियल कंपोनेंट होना चाहिए खाने का। तो इसीलिए जो चीज़ें प्रोटीन्स में रिच होती हैं, नॉट इन कार्ब्स, उनका इस्तेमाल करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। एक हाई क्वालिटी ऑफ फूड होना चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कार्ब वगैरह होते हैं वो तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए भी इनफ होगा, लेकिन स्पेस ट्रैवलर्स के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ी मात्रा में ही उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दे, तो उसका काम करते हैं प्रोटीन्स। ऑफ कोर्स अगर ये फूड सप्लीमेंट है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। आप भी जानते हैं जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सप्लीमेंट के फॉर्म में प्रोटीन्स लेते हैं, वे प्रोटीन या केसियन, तो प्रोटीन्स होता है, तो इट मस्ट बी रिच इन प्रोटीन्स। दूसरी बात की यूनिसेलुलर एल्गा होती है, ये कैसे याद रखा जाए? तो पीछे हम पढ़ के आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कलामाइडोमोनास, वो भी यूनिसेलुलर एल्गा होता है। तो ये जो फर्स्ट हाफ इनका नेम है कलामाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, एक जैसे सिमिलर हैं, तो ऐसे आप याद रख सकेंगे ये भी यूनिसेलुलर होता है जस्ट लाइक कलामाइडोमोनास। Algae is divided into three main classes: chlorophyceae green algae, phaeophyceae brown and rhodophyceae red algae। तो अब हम देखेंगे इन तीनों को डिटेल में। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, एज द नेम सजेस्ट क्लोरोफाइसी। हम जानते हैं कि जो एक कॉम्पोनेंट पिगमेंट होता है एक्चुअली प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल ए, वो ग्रीन कलर का होता है। दैट्स वाई क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला जाता है, क्योंकि मेजर पिगमेंट इसमें वही होता है। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस कुछ भी हो सकती है। तो ये आप ऐसे एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि तीनों टाइप के इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर, यहाँ से आप देख सकते हैं कलामाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है वोल्वॉक्स, और फिलामेंटस यूलोथेरिस और स्पाइल वगैरह। तो ऐसे आप तीनों के एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं कि ये तीनों फॉर्म ऑफ एल्गी इसके अंदर पाई जाती हैं। They are grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B। So ये सीक्वेंस में आपको पिगमेंट्स याद रखने इन तीनों एल्गीज के। ग्रीन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए बी, ब्राउन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए सी, और रेड एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए सी, ए डी। तो ऐसे सीक्वेंस में याद रखने आपको। पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, हम जानते ही हैं। इट इज़ द लोकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ पिगमेंट्स। थाइलोकोइड्स में होते हैं बेसिकली। ये देखने वाले हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है। क्लोरोप्लास्ट की शेप कुछ भी हो सकती है एक्चुअली, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट की वेरिएबल शेप होती है इनसाइड एनी टाइप ऑफ एल्गी। ये याद रखना ऑब्वियस भी है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें टाइप शेप्स ऑफ जो प्लांट्स होती है वही वेरिएबल है। कोई किसी की यूनिसेलुलर है, किसी की कोलोनियल फॉर्म है, किसी की फिलामेंटस है, तो उनका जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो भी वेरिएबल फॉर्म का होगा। डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, ये याद नहीं रखने हैं आपको डिफरेंट नेम्स ऑफ द शेप्स। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids which are located in the chloroplasts। तो ऑफ कोर्स जो खाना बनाता है प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो जो स्टोर होगा खाना वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होना चाहिए। तो स्टोरेज बॉडी पायरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। पायरिनोइड्स एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये ऑब्वियस बात है
क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी, ग्रीन एल्गी भी हम देखते हैं कि एग्जांपल होता है, और फिलामेंटस भी होती है, वो कॉलोनियल फॉर्म भी होती है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इससे हमें याद रख जाया जाएगा कि स्टोरेज बॉडी यानी पायरिनोइड एक भी हो सकती है यूनिसेलुलर में, और वोल्वोक्स और फिलामेंटस में मोर स्टोरेज बॉडीज यानी पायरिनोइड्स भी पाई जा सकती हैं। पायरिनोइड्स, ये नाम आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी होता है बिसाइड स्टार्च। आप जानते हैं ना कि प्लांट में जो मेन स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है स्टोरेज का, वो स्टार्च होता है। एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है। तो स्टार्च के अलावा जो एल्गी इस ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है, इट इज़ प्रोटीन आल्सो। सो इससे आपको याद रह जाएगा स्टोरेज बॉडी का नाम पायरिनोइड्स। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स आल्सो। तो ये आपको ऐसे याद रखा गोल वर्ड से। इसमें G स्टैंड्स फॉर ग्रीन एल्गी एंड OAL स्टैंड्स फॉर ऑयल। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्रीन एल्गी में स्टोर होता है फूड। ऑफ कोर्स इट इज़ फाउंड इन सम एल्गी ओनली, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि स्टार्च होता है मेन स्टोरेज थिंग इन प्लांट्स। तो मोस्ट ऑफ द एल्गी में तो स्टार्च होगा, ओनली सम एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा फूड। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ओनली इन सम एल्गीज दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर फाउंड। सो इस लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। यहाँ से सेल वॉल और इसके एग्जांपल्स और आगे फिर फायोफाइसिस से हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।